Our next topic is clubbing of income. It means कि एक की इनकम दूसरे पर्सन के हाथ में कब क्लब होगी, मतलब उसकी इनकम एक की इनकम दूसरे पर्सन के हैंड में टैक्सेबल होना। फर्स्ट सेक्शन इज 64(1)(a) इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड किसके हैंड्स में क्लब होगी? उसके पेरेंट्स के हैंड में। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स whose income is more before clubbing minor income. It means टू मतलब मदर एंड फादर की इनकम, एक की इनकम 4 लाख है एंड एक की इनकम कितनी है? 5 लाख। अब बिफोर क्लबिंग माइनर इनकम किसकी इनकम ज़्यादा है? 5 लाख वाली। तो माइनर की इनकम किसके हैंड में क्लब हो जाएगी? जिसकी इनकम 5 लाख है। अब एक्सेप्शंस क्या है? कब क्लबिंग नहीं होगी? इनकम इज ड्यू टू मैनुअल वर्क, मतलब उस माइनर ने खुद काम करके वो इनकम कमाई है। इनकम इज ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट, जैसे वो कोई सिंगर है, डांसर है। इनकम माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिसएबिलिटी, अगर उसे कोई डिसएबिलिटी है, अगर उससे मतलब तब उसे इनकम आती है तो उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी। मतलब इन 3 केसेस में माइनर की इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज पेरेंट्स में क्लबिंग होगी। If minor child income is clubbed in the hand of parents, then exemption under section 1032 of rupees 1500 per annum per child is allowed. Suppose minor की इनकम कितनी है? 3000। तो जब पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग होने लगेगी तो उसमें से उसे कितनी, पेरेंट्स को 1500 की एग्जम्पशन मिल जाएगी एंड 1500 टैक्सेबल हो जाएंगे। Once clubbing of minor income is done with that of one parent, it will continue to be clubbed with that parent. It means कि अगर आज इस प्रीवियस ईयर में 1920 में फादर के हैंड में माइनर की इनकम क्लबिंग हुई है तो फिर नेक्स्ट ईयर भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में किसके हैंड में होगी? फादर के हैंड में। अनलेस तुम एओ को कुछ, असेसिंग ऑफिसर को कुछ मतलब प्रूफ दो और एओ तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो किसी और पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो सकती है। एओ मे क्लब दैट इनकम विद दैट ऑफ अदर पेरेंट्स इफ आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, इट मीन्स कि अब मतलब डिवोर्स हो गए या फिर वो दोनों इकट्ठे नहीं रहते हैं तो फिर इनकम किसके हाथ में क्लबिंग होगी? जो मेंटेन करेगा माइनर चाइल्ड को, मतलब जो उसकी ध्यान रखेगा या फिर उसकी केयर करेगा। प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज एप्लीकेबल ऑन इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर ऑल्सो। चाइल्ड में कौन से चाइल्ड आ सकते? स्टेप चाइल्ड भी आएगा या फिर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वन इज एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। अब एसेट ट्रांसफर की गई है किसने? सपोज मोहन ने अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसीडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। देन क्या होगा? जो स्पाउस की इनकम होगी वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? मोहन के हैंड में। माइनर चाइल्ड के लिए हमने पहले प्रोविजंस देख ही लिए हैं। रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ शुड एग्जिस्ट। इट मीन्स जब भी वो ऐसे ट्रांसफर हुई है उस टाइम पे उन स्पाउस एंड मोहन एंड उसकी वाइफ के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए और जब इनकम आई है उसको तब भी वो रिलेशनशिप होना चाहिए। द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। इफ मतलब अगर उसने ये बोला कि हाँ तुम मुझसे सेपरेट जाकर रहोगी इसलिए मैं तुम्हें ये एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब दोनों अलग लिव अपार्ट हो गए तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब वाइफ की इनकम वाइफ के हैंड में एंड मोहन की इनकम मोहन के हैंड में टैक्सेबल होगी। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग, इसमें माइनर मैरिड डॉटर नहीं इंक्लूड,
for without or inadequate consideration, then such individual is treated as deemed honor as per section 27. मीन्स अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है इंडिविजुअल या माइनर चाइल्ड को, तो जिसने ट्रांसफर किया है वही क्या होगा उसका डीम्ड ऑनर, बिकॉज वो किस लिए किया उसने, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और सेक्शन 64 शैल नॉट अप्लाई, मतलब वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा, उसी की सारी इनकम है. नेक्स्ट सेक्शन इज एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ. अगर अब मदर एंड फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने चाहे फादर इन लॉ ने अपनी सन्स वाइफ को, ठीक है, बेटे की बहू को क्या ट्रांसफर किया, एसेट, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, देन टैक्स ऑन सच इनकम इज पेड बाय द ट्रांसफरर. मीन्स मदर या फादर इन लॉ उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे, प्रोवाइडेड, इसमें भी क्या कंडीशन है कि मदर और फादर का रिलेशन, मदर या फिर जो फादर ने ट्रांसफर किया या मदर ने ट्रांसफर किया एंड डॉटर इन लॉ के बीच में इन दोनों का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर भी और एज वेल एज टाइम ऑफ जनरेटिंग इनकम भी. नेक्स्ट इज इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न वेयर असेसी हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अब जैसे हमने बोला था कि मोहन है, ठीक है, उसका किसी कंपनी में 20% और मोर शेयर होल्डिंग है. शेयर होल्डिंग किस में होनी चाहिए, इक्विटी शेयर्स में, और उसकी वाइफ को वहां से कुछ सैलरी मिल रही है, मतलब रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड उसकी वाइफ को क्या मिल रही है वहां से सैलरी. तो ये किसके हैंड में क्लबिंग होगी, ये मोहन के हैंड में. अब मोहन खुद भी होल्ड कर सकता है शेयर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी होल्ड कर सकता है. अब रिलेटिव्स में कौन कौन आ जाता है, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट. मीन्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसका, असेसी का अकेले का या फिर असेसी प्लस रिलेटिव्स का. अब कंपनी है तो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 20% और मोर इन इक्विटी शेयर्स. अगर फर्म एओपी बीओआई है तो 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, और उसमें क्या मिलता हो, स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलता हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सैलरी, कमीशन, बोनस. तो जो रेम्यूनरेशन मिला है कंसर्न से, तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, असेसी के हैंड में टैक्सेबल होगा. हाँ, इसमें अब एक्सेप्शन क्या आ जाती है कि इफ रेम्यूनरेशन received by spouse due to technical and professional qualification, means जैसे वो ब्रोकर है या फिर वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ भी एक्सपर्टाइज है, देन क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. मीन्स स्पाउस की इनकम स्पाउस के हैंड में एंड असेसी की इनकम असेसी के हैंड में टैक्सेबल होगी. अगर अब स्पाउस, वाइफ का और हस्बैंड का दोनों का ही इंटरेस्ट है उस कंसर्न में और दोनों को इनकम मिल रही है बाय द वे ऑफ सैलरी, तो फिर किसके हाथ में इंक्लूड होगी, जिसकी इनकम विदाउट इंक्लूजन ऑफ दैट सैलरी क्या होगी, हायर. जिसकी इनकम भी हायर होगी तो उसमें वो सैलरी इंक्लूड होगी एंड सब्सिक्वेंट ईयर में भी उसी के हैंड में इंक्लूड होगी. अगर हाँ असेसिंग ऑफिसर को कोई वो रीजन देते हैं या फिर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, उसके बाद कोई चेंज होगा, दैट्स अनदर थिंग. बट वैसे सब्सिक्वेंट ईयर में भी जिसके हैंड में एक बार क्लब हो गई उसके हैंड में ही होगी. सेक्शन 60 क्या बोलता है, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट. अब सपोज मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर की, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जो मेरे को इस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आएगा वो तेरे हैंड, तो मतलब उसको तू रख लेगा. तो फिर अब मैंने उसको हाउस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर की ना, सिर्फ इनकम ट्रांसफर किया, तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मेरे हैंड में. इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सच इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर. नेक्स्ट सेक्शन इज 61, रेवोकेबल ट्रांसफर. इन द केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर मीन्स, रेवोकेबल क्या होता है, जिसको हम तोड़ा जा सकता है. इनकम इज रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी बट टैक्स इज पेड बाय ट्रांसफरर. अब मैंने कुछ उसको हाउस प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी एसेट्स ट्रांसफर कर दिया और मैंने उसका, मैं इसे कभी भी ले सकता हूँ ये, तो फिर वो इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी
ना कि जिस पर्सन को मैंने ट्रांसफर किया, मतलब ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल है। बट एक्सेप्शन कब है? अगर मैंने वो एसेट किसको ट्रांसफर कर दी, ट्रस्ट को, और वो भी इरेवोकेबल, कि मैं हाँ ये एसेट किसी के बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ और इरेवोकेबल है, मैं इसे कभी वापस नहीं लूंगा, तो फिर ये ट्रांसफर की इनकम ही मानी जाएगी। इफ देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ, या फिर मैंने किसी और को ट्रांसफर किया है उसकी फुल लाइफ के लिए, तो फिर वो भी ट्रांसफर की इनकम मानी जाएगी। अब मतलब होल लाइफ के लिए कर दिया, अब उसकी डेथ वगैरह हो जाती है उसके बाद वो मेरे पास आएगी, तो डेट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब तक होल टाइम उसके पास है तो वो ट्रांसफर की इनकम ही मानी जाएगी और इसमें क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज 64(2) asset transfer to HUF. If any individual transfer any asset to his HUF without or for inadequate consideration, then income from such asset is received by HUF but taxable in the hand of transferor. अब मैंने कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो मैंने HUF को ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसीडरेशन या फिर इनएडुकेट। अगर इनएडुकेट कंसीडरेशन का केस होगा तो प्रोपोर्शनेट वही टैक्सेबल होगा ट्रांसफर के हाथ में, अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो फुल टैक्सेबल होगा। आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF, अगर पार्टीशन हो जाता है मतलब मीन्स बंटवारा, सबके हैंड में अलग अलग एसेट्स आती हैं, या फिर इतनी प्रॉपर्टी इतना एकर्स तेरे हैंड में, इतना मतलब एकर्स डिवाइड हो जाता है, तो इनकम जो स्पाउस के हैंड में इनकम आएगी तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, ट्रांसफर के हैंड में। मतलब उसकी जो स्पाउस के हैंड में जो भी आती है इनकम वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर के हैंड में। अगर इनकम हम लोग लेते हैं, क्लबिंग करते हैं, तो लॉस भी अगर हुआ तो उसकी भी क्लबिंग होगी। इनकम इंक्लूड्स लॉस, देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस आल्सो क्लबिंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल। Where an asset transfer is converted into another form. Suppose मैंने उसको बैंक बैलेंस दिया है, मतलब कैश दिए, ठीक है, उसने उस एसेट्स का कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली या कोई गैजेट खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो अगर कुछ इससे इनकम आती है तो फिर वो उसकी भी क्लबिंग होगी। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बट क्लबिंग प्रोविजन तब भी एप्लीकेबल होंगे। If asset transferred is sold by the transferee, then capital gain is treated as income and shall be clubbed. अब मैंने अपने स्पाउस को सपोज फोन दिया, तो उन्होंने वो मोबाइल फोन सेल कर दिया, अगर उस पर भी कोई कैपिटल गेन होता है तो वो भी क्लबिंग होगी उसकी भी। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, अब क्रॉस ट्रांसफर कैसे, अब मिस्टर जैसे एक्स है और उनका ब्रदर है मिस्टर वाई, ये दोनों कौन है, ब्रदर्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिसिस वाई को ट्रांसफर कर दिए 5 लाख रुपीस, और मिस्टर वाई ने क्या किया, मिसिस एक्स को ट्रांसफर कर दिए 6 लाख रुपीस। अब ये क्या हुआ, क्रॉस ट्रांसफर। अभी किस लिए, टैक्स इवेजन के लिए कि टैक्स बचाने के लिए, तो फिर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। बट क्लबिंग प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल होती है, मैचिंग अमाउंट के लिए। तो 5 लाख की जो भी इनकम, 5 लाख पे जो भी इनकम होगी किसके हैंड में क्लब होगी, मिस्टर एक्स के हैंड में, एंड जो इधर 5 लाख पे इनकम होगी मिस्टर वाई के हैंड में। बट जो 1 लाख पे इनकम होगी, 1 लाख से कोई भी अर्न करेंगे हम लोग इनकम, तो वो किसके हैंड में होगी, मिसिस एक्स के हैंड में, फॉर मैचिंग अमाउंट। मतलब क्लबिंग प्रोविजन किसके लिए होते हैं, फॉर मैचिंग अमाउंट। Where any asset transferred by individual to his spouse or son's wife and such amount is invested in the business by the transferee, then the proportionate profit of such business shall be clubbed. अब कोई एसेट ट्रांसफर की गई है इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को, या फिर मदर एंड फादर इन लॉ ने सन्स वाइफ को की है, तो उन्होंने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है, तो फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो होगा वो टैक्सेबल होगा किसके हैंड में, ट्रांसफर के हैंड में। फॉर्मूला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू गिफ्टेड बाय असेसी डिवाइड्स बाय कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, सपोज
मिस्टर एक्स है और मिसिस एक्स है। मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपीज गिफ्ट किए। कब किए? ऑन 31/30/2019 को। अब 1/4/19 को मिसिस एक्स के पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अब 5 लाख में से 2 लाख किसके हो गए? एक्स के, मिस्टर एक्स के। बाकी 3 लाख इसका ऑन कैश था। अब इसको अगर मिसिस एक्स ने ये कैपिटल इसने यहाँ पे बिजनेस में लगा दी, तो बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा। मीन्स सपोज 50,000 प्रॉफिट हुआ है, देन 5 लाख पे कितना हुआ? 50,000। देन 2 लाख मिस्टर एक्स ने दिए थे, तो ये कितना आ गया? $20,000। तो 20,000 किसके हैंड में क्लब होगा? मिस्टर एक्स के हैंड में। एंड मिसिस एक्स के हैंड में कितना होगा? 30,000। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि हमने कैपिटल कौन से देखने? ओपनिंग कैपिटल। अब ये अगर वो 2 लाख बाद में देता तो फिर ये वाला क्या हो जाता? ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाती? 3 लाख। और 3 लाख से जो भी इनकम आती वो किसकी होती? मिसिस एक्स की सारी। और 2 लाख जो उसका गिफ्ट था वो बाद में दिया, तो वो उसको कंसीडर नहीं करते, नेक्स्ट ईयर में लेते। मीन्स अगर मतलब ओपनिंग कैपिटल वाले दिन कोई गिफ्ट अगर दिया है उससे पहले तो वो कंसीडर करना है। अगर उसके बाद दिया तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, ना कि इस ईयर में। ऑल क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन सेकेंड जनरेशन इनकम। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीज दिए अपनी वाइफ को, टू हिज वाइफ। अब वाइफ ने ये कहाँ इन्वेस्ट कर दिए? बैंक में। बैंक में 10% इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया? 10,000। अब टोटल कितनी इनकम हो गई? 1 लाख प्लस 10,000 बैंक में। अब 1,10,000, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला कितना? 10,000 और 1,000। अब जो ये 10,000 है ये तो किसके हैंड में आएगा? फर्स्ट ईयर 10,000 किसके हैंड में आएगा? मिस्टर एक्स के हैंड में। अब जो नेक्स्ट ईयर 10,000 मिला है किस पे मिला है? 1 लाख पे, तो वो भी मिस्टर एक्स के हैंड में आएगा। अब जो 10,000 पे 1,000 मिला वो किसके हैंड में आएगा? मिसिस एक्स के। और ये किसके हैंड में आएगा? मिस्टर एक्स के। मीन्स जो सेकेंड जनरेशन इनकम होती है वो किसकी? जिसके ट्रांसफरी की होती है, मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर कुछ एक्स्ट्रा मिला है, फिर उसको इन्वेस्ट किया तो वो ट्रांसफरी के हाथ में। बट जो पहले हमारे को इनिशियल इनकम होती है वो किसके हैंड में? ट्रांसफर के हैंड में। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है। यही प्रोविजंस है इसके। ओके, थैंक यू गाइस।